हेलो एवरीवन। आज फिर पेडागोजी का दूसरा वीडियो लेकर आए हैं आपके पास। और आज हम उन तमाम सवालों को कवर करने की कोशिश करेंगे जो आपकी एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिन्हें बस एक बार आपको सुन लेना, समझ लेना ज़रूरी है। कुछ नोट्स बनाने की, लिख के याद करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला सवाल है, टीचर ऑफ क्लास 6th has labeled the classroom objects such as a blackboard, door, window, fan, table, chair, etc. in different languages, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, etc. मतलब टीचर ने क्या किया, क्लास में सब चीज़ों के नाम को अलग अलग भाषाओं में लिख दिया है। अब यहाँ पर एक क्लासरूम जो है पूरी तरह से किस तरह का हो गया है। तो चार बातें यहाँ पे लिखी उसके बारे में। कि पहले लिखा है कि इज़ क्रिएटिंग अ लैंग्वेज कन्फ्यूजन इन स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों में लैंग्वेज को लेकर कन्फ्यूज़न होगा। इस फोकसिंग ऑन है ना, या कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे हैं। थ्री लैंग्वेज फार्मूला पर फोकस कर रहे हैं कि या मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट करने के लिए एक रिच रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर इज़ लर्निंग थ्रू ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो इसमें ट्रांसलेशन जैसे तो कुछ है नहीं, बल्कि ये क्या है, इज़ अ रिच रिसोर्स फॉर प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअलिज्म, है ना। यानी बहु भाषाओं को जो है प्रोत्साहित करने का ये अच्छा तरीका है कि क्लास में अलग अलग चीज़ों के नाम अलग अलग भाषाओं में लिखे हुए हैं। राइट, आगे बढ़ेंगे और दूसरा सवाल देखेंगे हम यहाँ पर। दूसरा सवाल कह रहा है कि द लैंग्वेज विच इज़ लर्नड फ्रॉम एनवायरनमेंट विदाउट एन एक्सप्लिसिट टीचिंग, यानी किसी भी प्रकार की शिक्षण के बगैर अपने बाहरी वातावरण से जिस भी तरह की जो भाषा यहाँ पर सीखी जाती है, वो भाषा क्या कहलाती है। तो वो भाषा कहलाती है फर्स्ट लैंग्वेज। राइट, जैसे हम अपनी मदर टंग को हमारे वातावरण में सीखते हैं, वो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है। तो सेकंड लैंग्वेज क्या होगी, इंग्लिश, जिसको हम सीख रहे हैं वो हमारी सेकंड लैंग्वेज होंगी। तो हमारे जो फर्स्ट लैंग्वेज जिसको वातावरण से सीखते हैं बगैर किसी टीचिंग के, वो हमारी मदर टंग, हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होगी। राइट, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, अ टीचर आस्क्ड स्टूडेंट्स टू कलेक्ट फ्लावर्स टू मेक अ फ्लावर स्क्रैप बुक। She also asked them to write the name of each flower in their language, and and in English this activity help her to promote। ठीक है, इंग्लिश में ये एक्टिविटी उनको क्या प्रमोट करने को मदद करेगी कि अलग अलग प्रकार के फूलों को बच्चों को जमा करने का स्क्रैप बुक बनाने बोला, उनके नाम लिखने बोला। तो इससे क्या होगा, क्या प्रमोट होगा, मल्टीलिंगुअलिज्म। क्योंकि क्लास में स्टूडेंट्स जो हैं वो अलग अलग भाषाओं वाले हैं, और वे अलग अलग तरह की भाषाओं में लिखेंगे तो अलग अलग भाषाओं के नाम सभी को पता चलेंगे। मल्टीलिंगुअलिज्म यहाँ पर जो है वो प्रमोट होगा। राइट, अगला देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ कम्स अंडर कल्प। ठीक है, अब यहाँ कल्प का क्या मीनिंग है आपको पहले भी बताया है क्लास में मैंने, कॉग्निटिवली एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। राइट, ये फुल फॉर्म है कल्प का। तो कह रहे हैं कि कौन सी एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आएंगी। तो कल्प में क्या है, फिर से समझ लीजिए, कॉग्निटिवली एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ठीक है, मेकिंग रिजर्वेशंस नो, आंसरिंग कॉल्स नो, मेकिंग एन अपॉइंटमेंट फॉर अ सैलून नो, राइटिंग बुक रिव्यूज़, है ना। ये कल्प के अंतर्गत जो है इस तरह का जो है ये वर्क आएगा। यानी पूरा सब कुछ बन जाने के बाद उसमें जो प्रोफिशिएंसी की जब बात आती है तो मतलब आप उसको प्रोफेशनली जो है कन्वर्ट करते हैं, या आप कुछ बड़े लेवल पर काम करने लगते हैं, या ये सीख जाने के बाद का काम है कल्प। राइट, आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि लैंग्वेज टीचर फर्स्टली आस्क्ड स्टूडेंट्स, ठीक है, आस्क्ड स्टूडेंट्स टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स टू ईच अदर इन द क्लास। एक टीचर जो है वो बच्चों को सबसे पहले कहता है कि अपनी जो साधारण भाषा है, ठीक है, उसमें आप इंट्रोड्यूस करिए एक दूसरे को, कि अपने दोस्तों से आप वार्तालाप करिए, आपस में इंट्रोडक्शन करिए। ये एक्टिविटी उनमें क्या इम्प्रूव करेगी, तो बिक्स, है ना, क्या बिक्स इम्प्रूव करेगी। बिक्स मतलब बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स। ठीक है, इसको कहते हैं बिक्स। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि द स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज़ नोन एज। किसी लैंग्वेज में भाषा का जो मीनिंग है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं।
तो कि द स्टडी ऑफ मीनिंग मतलब जो मतलब मीनिंग का जो स्टडी है किसी भाषा में, अर्थ निकालने, अर्थ का जो अध्ययन है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं सेमेंटिक्स। मतलब क्या लिखा है तो उसका क्या अर्थ होगा, इसको सेमेंटिक्स कहते हैं। आगे देखेंगे, इन द मल्टीलिंगुअल क्लासरूम लर्नर्स कैन इंटरेक्ट। जो बहुभाषाई कक्ष हैं उनमें विद्यार्थी आपस में क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, या जो कन्वर्सेशन करेंगे तो उससे क्या होगा, राइट, ठीक है ना, कि इंटरेक्ट या आपस में किस तरह से जुड़ सकते हैं एक मल्टीलिंगुअल या बहुभाषाई वाले क्लास रूम में। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस हैं, इन द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉलोड बाय द स्कूल। उस भाषा में किस तरह से इंटरेक्ट करेंगे, जिस तरह से स्कूल का माध्यम रखा हुआ है। इन देयर ओन लैंग्वेज एंड कैन बी अ मिक्स ऑफ वर्ड्स फ्रॉम मोर देन वन लैंग्वेजेस। एक लैंग्वेज में बात करेंगे, अपनी खुद की बात लैंग्वेज में बात करेंगे, या एक ऐसी लैंग्वेज बोलेंगे जिसमें बहुत सारी भाषाओं के शब्द जो है वो मिक्स्ड होंगे, ठीक है। या सी कह रहा है कि ओनली इन द लैंग्वेज प्रिस्क्राइब्ड इन थ्री लैंग्वेज फार्मूला। थ्री लैंग्वेज फार्मूला में जो लैंग्वेज बताई गई है, प्रिस्क्राइब करी गई है उसको। या फिर इन द लैंग्वेज विथ विच द टीचर इज़ फेमिलियर। या वो भाषा जिस भाषा में जो शिक्षक हैं जिससे परिचित हैं। तो किस भाषा में वे कम्युनिकेट करेंगे, तो बिल्कुल उस भाषा में जिस भाषा में उनके टीचर जो हैं वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ पर, स्कूल में, ठीक है, मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में ना। क्लासरूम में विद्यार्थी वही भाषा प्रयोग करेंगे जो उनके शिक्षक को समझ में आने पाएगी। फिर आगे कह रहे हैं, लैंग्वेज इज आर्बिटरी मीन्स दैट। लैंग्वेज जो है वो आर्बिटरी है, इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि समथिंग इज डिटरमाइंड बाय जजमेंट एंड फॉर अ स्पेसिफिक पर्सन, ठीक है। इसका मतलब यहाँ किताब के अनुसार ये लिखा है कि समथिंग इज डिटरमाइंड बाय जजमेंट एंड फॉर अ स्पेसिफिक रीज़न। कुछ जो है वो जजमेंट से डिटरमाइन किया गया है, निश्चित किया गया है कुछ विशेष कारणों से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर मल्टीलिंग्विजल, फिर लिखा है द मल्टीलिंगुअल, अगला सवाल है, द मल्टीलिंगुअल नेचर ऑफ द इंडियन क्लासरूम मस्ट बी यूज्ड एज अ रिसोर्स सो दैट। जो मल्टीलिंगुअल नेचर ऑफ द इंडियन क्लासरूम है वो कैसे रिसोर्स की तरह इस्तेमाल किया जाना चाहिए, रिसोर्स किस तरह इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ताकि ताकि क्या होगा उससे, ठीक है ना। अगर ऐसा करेंगे तो क्या पर्पस होना चाहिए उसका, तो चिल्ड्रन कैन लर्न मैनी लैंग्वेजेस, ताकि विद्यार्थी जो है बहुत सारी भाषाओं को सीख पाएँ, ठीक है ना। इसमें सिक्योर एक्सेप्टेड फील करने जैसा कुछ बात नहीं है, उसी गति से सीख जाता है बच्चा, ये भी बात नहीं है। टीचर जो है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऐसा करके डेवलप करता है, ये भी बात नहीं है, राइट, है ना। प्रोफिशिएंसी मतलब दक्षता। फिर आगे है 10वां सवाल है, अ टीचर ऑफ क्लास सेकेंड यूजेस लर्नर्स नॉलेज एंड लैंग्वेज टू बिल्ड अ ब्रिज बिटवीन हिज मदर टंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। एक क्लास सेकेंड का जो टीचर है ना, शिक्षक है, वो विद्यार्थियों के ज्ञान को और भाषा को इस्तेमाल करता है ताकि अपनी मातृभाषा और अंग्रेजी भाषा के बीच में ब्रिज बना सके। यहाँ पर लर्नर्स लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन टीचिंग इंग्लिश एज अ। अब यहाँ पे जो सीखने वाले की लैंग्वेज यहाँ पर जो इस्तेमाल हुई है वो कैसे इस्तेमाल हुई है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो लर्नर यानी सीखने वाला है उसकी भाषा को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे ट्रांसलेशन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लर्नर का नॉलेज टीचर इस्तेमाल कर रहा है और उसकी लैंग्वेज को, ताकि मदर टंग, उसकी मदर टंग और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों के बीच में क्या बनाएगा, ब्रिज बनाएगा। मतलब ये लर्नर की जो लैंग्वेज है कौन सी है ना, वो जो भी भाषा है, अब टीचर यहाँ से मैसेज वहाँ तक पहुँचा रहा है तो उसकी भाषा में अनुवाद करके पहुँचाएगा, तो इसको हम कहेंगे ट्रांसलेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अ टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक के बारे में
क्या बात सही है, ठीक है। इनमें और टेक्स्ट बुक इज़ द फाइनल थिंग फॉर द टीचर, टीचर के लिए फाइनल चीज़ है, मतलब जो लिखा है उसी को मान ले। इट हेल्प्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स लेड डाउन इन द करिकुलम, करिकुलम में जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमारे उद्देश्य हैं, उसको अचीव करने में, हासिल करने में ये हमारी मदद करता है। द टेक्स्ट बुक आर द ओनली सोर्स टू रीड, सिर्फ एकमात्र साधन है पढ़ने के लिए। इट इज़ प्लानिंग ऑफ एजुकेशनल एक्टिविटीज़ फॉर द सेशन। जी हाँ, बिल्कुल यही सही आंसर है हमारा कि किताब में या टेक्स्ट बुक में क्या होता है कि क्या होती है, ये प्लानिंग होती है हमारी साल भर जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ होने वाली हैं उन सब के लिए, राइट। आगे बढ़ेंगे और फिर देखेंगे अंडर विच एक्ट डिड इंग्लिश गेट द स्टेटस ऑफ द एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा अंग्रेजी को, ठीक है, कब मिला, कब मिला, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि किस एक्ट के अंतर्गत इंग्लिश को, ये कब मिला नहीं है, इसका मतलब है कि अंडर विच एक्ट डिड इंग्लिश गेट द स्टेटस ऑफ एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, कौन से एक्ट के अंतर्गत इसको मिला जुड़ी हुई भाषा का दर्जा। तो थ्री लैंग्वेज फार्मूला के अंतर्गत इसको मिला है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो इस एक्ट के तहत मिला है, ये भी आएगा अभी आगे। थ्री एक्ट फार्मूला, थ्री लैंग्वेज फार्मूला जो है वो वाला एक्ट जो है वो कब, कौन से एक्ट के तहत था, कब लागू हुआ, ये भी बातें आएंगी अभी। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंसेस इज रिलेटेड टू लैंग्वेज। अगर हम ये इस संदर्भ में देखें कि जो विभिन्न भाषाएं, विभिन्न बौद्धिकताओं, बौद्धिक क्षमताओं के संदर्भ में, तो कौन सा जो है इंटेलिजेंसी में से कौन सी इंटेलिजेंसी जो है वो लैंग्वेज से या भाषा से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर हमारे पास जो हमारा आंसर है वो है लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस, ठीक है, लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस, ये यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ें, 14वां सवाल है हमारे पास। अ चाइल्ड गॉट एडमिशन टू अ न्यू स्कूल, एक बच्चे को एक नए स्कूल में एडमिशन मिल गया, ठीक है। फिर द टीचर वॉज सरप्राइज टू सी दैट शी वुड स्पीक 4 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली बट कुड नॉट स्पीक इन इंग्लिश। तो वहाँ शिक्षक ने देखा कि वो बहुत सारी 4 भाषाएं तो बोल सकती है अच्छे से फ्लुएंटली, पर इंग्लिश नहीं बोल सकती है। तो यहाँ पर ये जो ये यहाँ जो स्पीकर है या जो ये स्टूडेंट है, जो 4 भाषाएं तो बोल पा रहे हैं पर इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं, ये किस तरह के स्टूडेंट हैं। तो ये हैं लिंग्विस्ट हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। मल्टीलिंगुअल नहीं है, मोनोलिंगुअल यानी एक ही भाषी होता है, मल्टीलिंगुअल बहुभाषी होता है, बायलिंगुअल यानी द्विभाषी होता है। तो लिंग्विस्ट कहते हैं यानी सब में बोल सकता है, वो इंग्लिश में नहीं बोल सकता। तो पर्टिकुलर कुछ भाषाओं पे होल्ड रखने वाले व्यक्ति को हम कहते हैं लिंग्विस्ट। फिर बायलिंगुअल मतलब 2 भाषाओं वाले को, मल्टीलिंगुअल बहुत सारी भाषाओं वाले को, और मोनोलिंगुअल मतलब जो एक ही भाषा पे आधिपत्य रखता हो या जानकारी उसकी रखता हो। 15वां सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ठीक है। तो किताब के अनुसार यहाँ जो जवाब आ रहा है वो ये है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू टीच इंग्लिश। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, कुछ बातें लिखी है, आपको बताना है कि यहाँ पर क्या सही है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू टीच इंग्लिश एज दे यूज़ देयर फर्स्ट लैंग्वेज इन एवरी एस्पेक्ट एंड इग्नोर इंग्लिश, ठीक है ना। ये अंग्रेजी भाषा को सिखाना थोड़ा सा कठिन है क्योंकि लर्नर जो है वो अपनी पहली लैंग्वेज को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हर एस्पेक्ट पे एंड इग्नोर इंग्लिश, और इंग्लिश को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो ये जो है इसको सिखाना जो है थोड़ा सा कठिन काम है, राइट। आगे बढ़ते हैं, फिर देखेंगे अगला सवाल है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन इन द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 इंग्लिश इज़ अ डैश लैंग्वेज इन इंडिया। ये क्लास में एक बच्ची ने पूछा भी था। तो ये कौन सी लैंग्वेज है, लैंग्वेज है ना, किसके हिसाब से
NCF 2005 के हिसाब से तो ये कहलाएगी है ना सेट फॉरेन लैंग्वेज। यहाँ पर NCF के हिसाब से एक फॉरेन लैंग्वेज है ये, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये सवाल को बहुत ध्यान से देखना है आपको कि कब कहाँ पर कैसे पूछा गया है। तो 16वां नंबर का सवाल हम देख रहे हैं और यहाँ पर फिर देख लीजिए सवाल कह रहा है कि जो ऑब्जर्वेशन इन द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 के हिसाब से इंग्लिश कौन सी लैंग्वेज है। तो इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है, राइट, एक फॉरेन लैंग्वेज है। किसके हिसाब से? NCF 2005 के हिसाब से। अगर 3 लैंग्वेज फार्मूला के हिसाब से देखेंगे तो इंग्लिश कौन सी लैंग्वेज होगी? सेकंड लैंग्वेज होगी, राइट। तो दोनों चीज़ें आपको बता दी मैंने कि कहाँ पर क्या क्या आंसर्स आएंगे। आगे देखते हैं। 17वां सवाल है, लैंग्वेज इज़ नॉट सोशल, आर्बिट्री, सिंबलिक, है ना, इंस्टिंक्टिव। अब यहाँ पर देखो यार, सोशल तो है नहीं, ठीक है ना। मैं इनमें से वो क्या क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इन तीनों में से लैंग्वेज क्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टिंक्टिव नहीं है। इंस्टिंक्टिव का मतलब होता है जन्मजात। सोशल तो है भैया, लैंग्वेज सामाजिक है, सिंबॉलिक है, ये पढ़ा है हमने। आर्बिट्ररी, ये भी सवाल देखा था थोड़ी देर पहले। तो ये सब भाषाएं जो है लैंग्वेज में, लैंग्वेज इंस्टिंक्टिव यानी जन्मजात नहीं है, ये याद रखिएगा। सो द राइट आंसर हियर इज इंस्टिंक्टिव। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हेन लैंग्वेज डेवलपमेंट इज डेलिबरेट एंड कॉन्शियस एफर्ट, लैंग्वेज इज ठीक है। तो जब जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट या विकास जो है वो डेलिबरेट या जानबूझकर यानी प्रयास किया गया है आपकी तरफ से, एंड कॉन्शियस सजगता के साथ किया गया है, एफर्ट प्रयास लगाया गया है, तब इस तरह की जो लैंग्वेज है वो क्या कहलाएगी, ठीक है। ये इस तरह की लैंग्वेज जो है वो क्या कहलाएगी? तो लर्नेड लैंग्वेज कहलाएगी। इस तरह की लैंग्वेज क्या कहलाएगी? लर्नेड लैंग्वेज कहलाएगी, जिसको आपने एफर्ट लगा के सीखा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट प्राइमरी लेवल इज़, प्राइमरी लेवल पर अगर अंग्रेजी पढ़ानी है तो उसका जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य होना चाहिए प्राइमरी लेवल पर, वो क्या होना चाहिए? वो ये होना चाहिए कि यूजिंग इंग्लिश इन डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ लाइफ, है ना। लाइफ का अलग, है ना, अलग अलग सिचुएशन पे गिर गए तो इफ़ यू आर क्राइंग, है ना, मम्मा आई एम फीलिंग हर्ट, इफ़ यू से सॉरी, थैंक यू, दीज ऑल दी वर्ड्स यू यूज़ इन योर रियल लाइफ सिचुएशन, है ना, ये सब रियल लाइफ सिचुएशन में यूज़ करते हैं। तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव प्राइमरी लेवल पे पढ़ाने का यही है कि इंग्लिश को अलग अलग सिचुएशन में, है ना, लाइफ में कैसे इस्तेमाल करना। कौन सी कक्षा में? प्राइमरी लेवल पर, राइट, प्राइमरी लेवल पर यही सिखाते हैं। अब जैसे इसमें और आगे बढ़ते हैं तो ब्रिटिश एक्सेंट सिखाना, एक एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना, ग्रामर जानना इंग्लिश की, ये सब बड़ी कक्षाओं की बात है। प्राइमरी लेवल पे सिर्फ यही सिखाते हैं कि इंग्लिश को लाइफ के वेरियस एस्पेक्ट्स में कैसे इस्तेमाल करना है। आगे देखो। अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी, व्हेन देयर इज़ अ लैक ऑफ सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी के अनुसार कि जब कुछ पर्याप्त मात्रा में, है ना, लैक ऑफ सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन इन द लैंग्वेज इनपुट, लैंग्वेज इनपुट में पर्याप्त सूचना का अभाव होना, देयर इज़ यूनिवर्सल ग्रामर दैट अप्लाइज टू ऑल। तब उसमें एक यूनिवर्सल ग्रामर है जिसको सभी भाषाओं पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी भाषा या ऐसी ग्रामर क्या कहलाएंगी? तो ऐसी भाषा कहलाती है ह्यूमन लैंग्वेजेस, है ना। जब आपको जैसे कोई ऐसे जगह पे भी चला गया कि जहाँ पर कोई उनकी पर्टिकुलर भाषा को कोई जानता नहीं है, जैसे इंग्लैंड से हमारे यहाँ लोग आ जाते हैं, उनकी इंग्लिश लैंग्वेज को कई लोग नहीं जानते हैं, पर फिर भी कुछ ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके इशारों से बात करते हैं, खाना खाना है कि पानी पीना है, तो ऐसे इशारे करते हैं, राइट। तो ये ह्यूमन लैंग्वेज में, तो समझ गए आप। फिर कह रहे, फिर से समझ लीजिए कि लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी के हिसाब से जब लैंग्वेज इनपुट के लिए सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन की कमी होती है
तो एक यूनिवर्सल ग्रामर है जो सब पे अप्लाई होती है, वो है ह्यूमन लैंग्वेज की ग्रामर, जो मानवीय संप्रेषण की जो तरीका है वो सब जगह फिट बैठता है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चल जाएं, आप अपनी भाषा को इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, राइट। आगे देखते हैं, फॉर इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन पुअर एनवायरनमेंट, है ना, इज़ वन वेयर, यानी एक लैंग्वेज, अभी मैंने सेकंड लैंग्वेज बोला था आपको, इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज बोला था, तो सेकंड लैंग्वेज सीखने के हिसाब से इंग्लिश के पुअर इन्वायरमेंट जो है वाला जो जगह है वो क्या है, या पुअर इन्वायरमेंट मतलब उनके सीखने के हिसाब से पुअर इन्वायरमेंट वाला चीज़ क्या है, ठीक है। तो वो चीज़ कब होगी, पहला, अब ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पर आपको कि हिंदी मदर टंग यानी लिंगुआ फ्रेंका, लिंगुआ फ्रेंका मतलब सामान्य बोलचाल की भाषा, ठीक है, उसको हिंदी या मदर टंग को इस्तेमाल ज़्यादा करना। इंग्लिश लैंग्वेज इज़ यूज्ड ओनली इन द क्लासरूम, इंग्लिश लैंग्वेज को सिर्फ क्लासरूम में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फिर इंग्लिश इज़ नॉट स्पोकन एट होम एट ऑल, है ना, अंग्रेजी घर पर बिल्कुल नहीं बोला जाता है, ठीक है। फिर क्या लिखा है कि एक्सेस टू इंग्लिश लर्निंग मटेरियल इज़ अनअवेलेबल टू स्टूडेंट्स, यानी विद्यार्थियों की अंग्रेजी के मटेरियल तक पहुंच जो है उपलब्ध नहीं है, ठीक है। हाँ बिल्कुल यही सही बात है कि लैंग्वेज के कंटेंट तक अगर स्टूडेंट्स नहीं पहुंच पाए तो ये लर्निंग के हिसाब से पुअर एटमॉस्फेयर इंग्लिश लैंग्वेज के लिए या उसके लर्नर्स के लिए होगा। 21 में देखते हैं, 21 देख चुके, 22 देख रहे हैं, सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज आइटम्स, ठीक है। फिर देखेंगे कि selection of language items which determining the second language syllabus should take into account, ठीक है। जब लैंग्वेज आइटम्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, जब सेकेंड लैंग्वेज सिलेबस को डिटरमाइन कर रहे हैं, तब हमको क्या बातें ध्यान में रखी जानी चाहिए, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि द फ्रिक्वेंसी एंड रेंज ऑफ यूज़ ऑफ द आइटम्स, कि चीज़ों की फ्रिक्वेंसी कैसी है, उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाने से उसकी रेंज क्या है, ठीक है, कि भाई जो जिस तरह के लर्नर्स हैं उनके हिसाब से उपयोगी है कि नहीं, ये सब बातें हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, मोटिवेशन इज़ एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन लैंग्वेज लर्निंग, फॉर एग्जाम्पल इन क्लास 6 में बी डन, है ना, उदाहरण के तौर पर क्लास 6 में ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। मोटिवेशन जो है एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है लर्निंग में। तो मेमोराइजेशन एंड यूज़ ऑफ नेसेसरी वोकेबलरी, सेमेंटिक्स एनालिसिस एंड यूज़ ऑफ स्ट्रक्चर्स, यूज़ ऑफ विजुअल डिवाइसेस एंड गुड गेम लाइक एक्सरसाइजेज, यूज़ ऑफ द मदर टंग एज अ मीडियम, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है सी, यूज़ ऑफ विजुअल डिवाइसेस एंड गेम लाइक एक्सरसाइजेज। इससे क्या होगा, विद्यार्थियों का मोटिवेशन बढ़ेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है हमारे पास कि सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन, ठीक है, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज़ मोर इफेक्टिव व्हेन इट, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन यानी दूसरी भाषा सीखना जो है उसको ग्रहण करना ये आसान हो जाएगा, कब कब ज़्यादा आसान हो जाएगा जी, जब आप है ना इज़ प्रैक्टिस्ड इन सिचुएशंस फेमिलियर टू स्टूडेंट्स, ठीक है ना, कि उन सिचुएशंस पे उसको प्रैक्टिस किया जाए जो कि विद्यार्थियों के प्रति कैसी है, विद्यार्थी जिससे परिचित हैं उस तरह की भाषा वगैरह, उस तरह की टेक्निक वगैरह इस्तेमाल करना ये ज़्यादा कारगर होगा, ज़्यादा है ना इफ़ेक्टिव होगा। फिर कह रहे हैं, एन एक्टिविटी दैट रिक्वायर्स अ क्लास टू डिज़ाइन एंड प्रेजेंट अ पावर पॉइंट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन इन अ टारगेट लैंग्वेज इज़ अ डैश एक्टिविटी, कि आप क्लास में कोई एक ऐसी एक्टिविटी करा रहे हैं, ठीक है ना, कि जहाँ पे कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कर रहे हैं वाटर कंजर्वेशन के ऊपर और कोई टारगेट लैंग्वेज को लेके काम चल रहे हैं, तो ये इस तरह का टेक्निक क्या कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह का लैंग्वेज एक्टिविटी कहलाएगा मल्टी, है ना, डिसिप्लिनरी एक्शन कहलाएगा। मल्टी डिसिप्लिनरी एक्शन का मतलब ये है कि एक ही चीज़ को विभिन्न चीज़ों के माध्यम से सिखाया जा सकता है। ओवरऑल हमारा जो टारगेटेड लैंग्वेज है वो इंग्लिश लैंग्वेज है सीखने के लिए, उसके लिए हम एक्टिविटी करा रहे हैं, पर इस एक्टिविटी के थ्रू भी हम जो है इंग्लिश ही सिखा रहे हैं। जो भी कर रहे हैं, चाहे खाना खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, उस समय जो भी एक्टिविटी करके हम सिर्फ अंग्रेजी सिखाना ही हमारा पर्पस है, उसको पूरा कर रहे हैं, तो इसको मल्टी डिसिप्लिनरी कहेंगे, टास्क कहेंगे। 26 नंबर का वीडियो हम देखेंगे कि अ फॉरेन और नॉन मदर टंग, ठीक है, लैंग्वेज टीचर ऑफन फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ क्लास
फुल ऑफ रिलेक्टेंट। एक फॉरेन या है ना, एक विदेशी शिक्षक आ जाए क्लास में, बड़ करेगा, हमको समझ में नहीं आएगा, ये जो हमारी मदर टंग का टीचर नहीं है, ठीक है ना, तो उसको उसकी क्लास में रिलेक्टेंट यानी अनिच्छुक ऐसे विद्यार्थी जो पढ़ना नहीं चाहते, अनमोटिवेटेड लर्नर्स मतलब जिनको कोई प्रोत्साहन नहीं है पढ़ने का, दिस कैन बी हेल्ड बाय। इसको कैसे किया जा सकता है, क्या क्या वो करे कि फिर जो है वो पढ़ा पाए सभी को या अच्छे से सिखा पाए, या उस समय उसके लिए क्या कारगर साबित होगा। तो यहाँ ध्यान देने, यूजिंग है ना, यहाँ पर क्या है हमारा आंसर, यूजिंग मेथड्स एंड स्ट्रैटेजीज टू मोटिवेट एंड मेक लर्निंग मोर चैलेंजिंग इन द क्लास। ठीक है, तो ऐसे मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऐसी स्ट्रैटेजीज मोटिवेट वो अडॉप्ट करना पड़ेगा जहाँ पर विद्यार्थी कैसे हो मोटिवेट हो, ताकि वे ज़्यादा लर्निंग वहाँ पे पा सकें। फिर आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखेंगे। लैंग्वेज लर्नर्स लर्न टू डू बाय डूइंग विच एक्टिविटी सपोर्ट्स दिस ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन में ये बात कही है कि जो लैंग्वेज लर्नर्स हैं, जो भाषा को सीखने वाले लोग हैं, वो ठीक है लर्न टू डू है ना बाय डूइंग, यानी कोई काम को करना कब सीखते हैं, करके ही सीखते हैं। विच एक्टिविटी सपोर्ट दिस ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन को सपोर्ट करने वाली कौन सी एक्टिविटी है। ठीक है, अब यहाँ पर पढ़िए, आप देखिए सभी ऑप्शंस को एक बार नज़र मार लीजिए, मार लिया, ठीक है। तो यहाँ पर है अपॉर्चुनिटीज़ टू प्रैक्टिस एज इट हेल्प्स विथ हैबिट फॉर्मेशन। सबको प्रैक्टिस करने के लिए क्या प्रदान करना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटीज़ या प्रयास है ना, प्रयास करने पड़ेंगे ताकि विद्यार्थियों को आदत बनाने में मदद मिल सके। राइट, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 28 द बॉटम अप मॉडल ऑफ करिकुलम। ठीक है, द बॉटल अप मॉडल ऑफ करिकुलम इज वन वेयर, ठीक है, बॉटम अप है ना, बॉटम अप मॉडल ये जो पाठ्यक्रम है, ये ऐसा पाठ्यक्रम है जहाँ पर क्या होता है, द करिकुलम दैट अलाउज फ्रीडम फॉर स्टूडेंट मोबिलिटी विथ इंक्रीज्ड चॉइस ऑफ करिकुलम एक्टिविटी। है ना, ये कैसा है, एक ऐसा करिकुलम है जिसमें विद्यार्थियों को स्वतंत्रता मिल जाती है कि वो है ना फ्लक्चुएट कर सकते हैं इसमें, और विथ इंक्रीज्ड चॉइस ऑफ करिकुलम एक्टिविटी। ठीक है, करिकुलम एक्टिविटी की उनकी चॉइसेस भी जो है उसमें बढ़ जाती हैं। आगे बढ़ेंगे, फिर आगे लैंग्वेज एक्विजिशन है ना, इसके बारे में कुछ बातें जो लिखी है, लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में 4 बातें लिखी है, इनमें से कोई एक बात का वास्ता उससे बिल्कुल है तो वो हमको देखना है। तो हमारा यहाँ पर लैंग्वेज एक्विजिशन ये रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ नेटिव और सेकंड लैंग्वेज। लैंग्वेज एक्विजिशन से क्या मतलब है कि कोई नेटिव या दूसरी भाषा को सीखने का प्रोसेस, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ द इन्नेट कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन में भयंकर कैपेसिटी, उस कैपेसिटी के हिसाब से सीखने की बातों के बारे में हम बात कर रहे हैं। राइट, तो ये क्या है, इसी को कहते हैं लैंग्वेज लर्निंग एक्विजिशन, किसी और भाषा को सीखना जो आपको नहीं आती हो। राइट, आगे बढ़ेंगे, फिर आगे कह रहे हैं करिकुलम डेवलपमेंट फॉलोज द फॉलोइंग सीक्वेंस। करिकुलम डेवलपमेंट के लिए अगर कोई करिकुलम को डेवलप कर रहे हैं, कोई पाठ्यक्रम को डेवलप कर रहे हैं, पाठ्य चर्चा को, तो उसका जो सही क्रम है वो क्या होना चाहिए। ठीक है, वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे सभी ऑप्शंस लिखे हुए हैं। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, असेसमेंट ऑफ नीड्स, ये क्रम होना चाहिए। असेसमेंट्स ऑफ नीड्स, पहले ज़रूरतों को आंक लीजिए। फार्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, पहले उद्देश्य देख लीजिए कि क्या क्या सिखाना है। ठीक है, तो लर्नर्स की नीड, आपका उद्देश्य सिखाने का। सिलेक्शन ऑफ टेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंसेस, टेक्स्ट लर्निंग एक्सपीरियंसेस का सिलेक्शन, और इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन। कोई भी लर्निंग प्रोसेस तब तक पूरी नहीं होती जब तक कि उसका मूल्यांकन नहीं होता है। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो इज ना, स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी, स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी, ठीक है, ये 2 स्टूडेंट है। आस्क एंड आंसर क्वेश्चंस टू कंप्लीट अ वर्कशीट। दिस इज, एक दूसरे को हम क्या करते हैं,
अपनी वर्कशीट को कंप्लीट करने के लिए एक दूसरे से सवाल पूछते हैं, राइट। तो इन इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र एक्टिविटी कहेंगे, रोल प्ले कहेंगे, इन्फॉर्मेशन गैप एक्टिविटी कहेंगे, या कंट्रोल्ड इंटरव्यू कहेंगे। तो जो सही ऑप्शन है वो है एन इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र एक्टिविटी, राइट। एक सवाल का जवाब देंगे, एक दूसरे से पूछताछ जो कर रहे हैं, तो वो क्या है कि एक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र एक्टिविटी है, ठीक है ना। मतलब सवाल जवाब के ज़रिए जो है एक जगह से दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन चली जा रही है। थैंक यू सो मच, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल टाइम।